नमस्कार दोस्तों, और एक हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अब वक्त है डरने का। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी आर्यन के साथ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जंगलों की 2 सच्ची खतरनाक कहानियाँ। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत सी सच्ची मज़ेदार कहानी लेकर आता हूँ, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डरिए आर्यन के साथ। मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। ये करीबन 1990 की बात है। मेरे पापा का एक दोस्त गुवाहाटी में रहते थे। वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे जिसका नाम था डेविड। डेविड गुवाहाटी के बहुत बड़े जंगल में नौकरी करते थे। डेविड वहाँ पर बहुत बड़े जंगल में रेंजर का काम किया करते थे। वो जंगल बहुत ही बड़ा था, बहुत घना जंगल था, इसलिए उनकी ड्यूटी जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगा करती थी। जंगल के चारों तरफ बहुत बड़ी नदी थी, जैसे लग रहा था ये एक मामूली जंगल हो, और बीच में कुछ जगह प्लेन एरिया थे जहाँ लोग कैंपिंग के लिए आया करते थे। कैंपिंग लगा के जंगलों और नेचर का आनंद लेते। और कैंप के पीछे की तरफ लंबे लंबे पेड़ों से भरा एक बहुत घना जंगल था। साथ ही उस एरिया में एक पुलिस स्टेशन भी था। उस पुलिस चीफ का नाम जॉन था। वो डेविड का बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था। जॉन उससे मिलने अक्सर जंगल में आता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन वो पुलिस चीफ जॉन जंगल में डेविड से मिलने उसके ऑफिस में आया हुआ था। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था। सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन फिर रात करीब 10 बजे अचानक उनको कैंपिंग साइट से एक इमरजेंसी मैसेज आया। तब तक जॉन डेविड के साथ ही था। जिस चौकी से उनको वो इमरजेंसी मैसेज आया था वो उनके यहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पर था। तो वो दोनों जल्दी से जीप में बैठे और जीप लेकर उस कैंपिंग एरिया में पहुँचे। तो पता चला कि वह एक फैमिली अपनी वैन लेकर कैंपिंग के लिए आए हुए थे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ की उम्र लगभग 35-40 आसपास लग रही थी, और वो दोनों अपनी वैन के बाहर खड़े पुलिस के आने का वेट कर रहे थे। वहाँ पहुँच के पुलिस चीफ तो उस कपल से बात करने लगा, लेकिन डेविड उस एरिया का मुआयना कर रहा था। डेविड ने देखा कि उनकी वैन का सारा सामान, उनकी कुर्सियाँ, पिकनिक का सामान वगैरह सब बिखरा पड़ा है। यहाँ तक कि कुकिंग करने की एक बहुत मोटी लोहे की ग्रिल भी। उन लोगों ने बताया कि वो आज ही वहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। उनका वहाँ वीकेंड में 2 दिन रुकने का प्लान था। दिन में यह आके उन्होंने अपना कैंप सेट किया, और फिर जब शाम के टाइम वो वापस नदी में फिशिंग करने के लिए गए थे। लेकिन फिशिंग करते हुए ही उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उन पे नज़र रख रहा है। यहाँ तक कि उस वक्त जंगल का शोर भी बिल्कुल थम सा गया था। उनको लगा कि शायद कोई शिकारी जानवर उस इलाके में घुस रहा है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कैंप में वापस आ गए। तब तक अंधेरा हो चुका था। कैंप में आने के बाद वो दोनों अपनी वैन में लेटे ही थे कि अचानक उनकी वैन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। इतनी भारी भरकम वैन इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी कि वो अपनी सीट से नीचे गिर गए। उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनकी वैन बस ज़ोर ज़ोर से हिले जा रही थी, लेकिन ना तो बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी, ना कुछ दिखाई दे रहा था। तभी वो कपल चिल्लाया कि मेरे पास बंदूक है, मैं बंदूक चला दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुम जो कोई भी हो। उसके इतना कहते ही उनकी वैन हिलना बंद हो गई। लेकिन तभी बाहर से एक दबी हुई बहुत अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ज़ोर से मुंह फाड़ रहा हो। यहाँ तक उस आवाज़ से उनको वैन में भी वाइब्रेशन फील हो रही थी। जैसे कि मैंने बताया, ये 1990 की बात थी। हेल्प मांगने के लिए उनके पास कोई सेलफोन भी नहीं था। वो कई देर वैन के अंदर ही छुपे रहे। फिर करीब आधे घंटे बाद जब वो सब बंद हो गया, तब वो हस्बैंड अपनी गन लेकर बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई ना था। फिर वो जल्दी से भाग के जंगल में लगे एक इमरजेंसी को दबाया। पुलिस चीफ ने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, ये हरकत जिन भी लोगों ने की है उनको ढूंढ के सज़ा ज़रूर दी जाएगी। डेविड बताता है कि पुलिस चीफ की बातें सुन के उस औरत ने जो कहा वो सुन के उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। चीफ, ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि शैतान का काम है। क्या आपकी पुलिस उस शैतान को पकड़ने के लिए काबिल है?
उस औरत की बात सुन के पुलिस चीफ चुप हो गए और डेविड की तरफ देखने लगे। फिर वो अपनी जीप में गया और उसमें से एक शॉट गन और एक टॉर्च निकल लाया। उसने वो टॉर्च डेविड को पकड़ाई और फिर वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। उन दोनों को यकीन था कि इसके पीछे पक्का कुछ शरारती लड़कों का हाथ है। इसके लिए वो बिना किसी डर के जंगल के अंदर चले जा रहे थे। वो लोग जंगल के जितना अंदर घुसते ही जा रहे थे, अंधेरा उतना ही गुप्त होता जा रहा था और एक समय बाद तो वो जंगल इतने घने हिस्से में पहुंच गए कि टॉर्च से भी वो बस 3-4 कदम आगे से ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे। अब वो दोनों चल रहे थे कि तभी जॉन ने नोटिस किया कि डेविड रुक गया है। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो डेविड पीछे ही खड़ा था और जॉन को चुप रहने का इशारा कर रहा था। सामने एक जगह देखने का इशारा कर रहा था। जॉन ने उस तरफ लाइट मारी तो देखा कि वहाँ घने लंबे लंबे पेड़ थे और तभी उनसे करीब 15 फीट दूर उसको कुछ पेड़ से चिपका हुआ दिखाई दिया। जॉन ने ध्यान से देखा तो वह किसी आदमी का पैर था, लेकिन वह पैर बहुत बड़ा था और उस पे बहुत सारे बाल थे। उसने टॉर्च थोड़ा और ऊपर की तो उसको एक हाथ भी दिखाई दिया। बहुत ही बड़ा और तगड़ा सा हाथ था। वो हाथ था किसी इंसान का, लेकिन बहुत अजीब था, जैसे उसको बीच में से तोड़ के अजीब ही तरीके चिपका दिया गया हो। नाखूनों की जगह उसके लंबे पैने पंजे थे। जॉन बताता है कि वो देखते ही उसकी तो जान ही निकल गई। उसके पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया और तभी उसको ज़मीन पे अजीब तरीके की वाइब्रेशन होती फील हुई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पर रेंगती हो या चल रही हो। वाइब्रेशन के साथ साथ हल्के हल्के घुराने की आवाज़ भी आ रही थी। हवा में भी एक अजीब सी गंदी बदबू आने लगी थी, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता था कि उनका सामना किस चीज़ से हुआ है। जॉन उसको देखने के लिए उस पर फ्लैशलाइट मारने लगा और तब ज़मीन से करीब 9 फीट ऊपर उसको उस शैतान का चेहरा दिखाई दिया। ब्राउन कलर के बालों से भरा हुआ, दांत किसी भूखे भेड़िए की तरह बाहर निकले हुए और उसकी आंखें बिल्कुल ऑरेंज बल्ब की तरह चमक रही थी। जॉन डर के मारे चिल्लाया, डेविड बचाओ, और उसके इतना कहते ही वहाँ और बहुत सारे शैतान पेड़ों के पीछे से निकलते हुए उनके सामने आने लगे। जॉन बताता है कि उसने तो सोच ही लिया था कि आज मरना तय है। उसकी बॉडी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हर गुजरते पल के साथ वो वाइब्रेशन बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा आया जब उसको लगा कि उन वाइब्रेशन से उसकी कमर ही टूट जाएगी, लेकिन तभी आसमान में एक तेज़ लाइट चमकी। यही मौका था। जॉन ने अपने आप को संभाला और वहाँ से भागने लगा। कुछ दूर जाके उसको डेविड भी मिल गया। डेविड ने उसको बताया कि उसके पास कुछ इमरजेंसी फ्लेयर्स थी। उसने दूर से जॉन को उस शैतान से गिरा देखा तो वो फ्लेयर चला दी। फिर वो दोनों किसी तरह भागते गिरते हुए अपने बेस तक पहुँचे। बेस पे पहुँचने तक उन दोनों के शरीर मुंह से लेकर पैरों तक जगह जगह छिल चुके थे। जंगल को उसी रात कैंपर से खाली करवा दिया गया। अगले कई हफ्तों तक वो जंगल घूमने आने वालों के लिए बंद रखा गया। पब्लिक को बताया गया कि जंगल में कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। फिर कुछ दिन बाद डेविड जॉन के घर आया तो जॉन ने उससे पूछा कि वो शैतान आखिर क्या थे, तो डेविड ने बताया कि वो वेयरवॉर्म्स थे। डेविड ने कहा उसे 10 साल पहले भी एक बार इस तरह के शैतान से सामना हो चुका है। जब उस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो एक रात काम करते हुए वहाँ वर्कर्स ने एक अजीब से शैतान को वहाँ घूमते हुए देखा। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उनको भी वह एक लंबा शैतान घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। जॉन बताता है कि इतने सालों के बाद भी वह आज तक उस घटना को भूल नहीं पाया। उसको आज तक समझ नहीं आया कि वो शैतान इतनी भयंकर वाइब्रेशन कैसे पैदा कर रहे थे। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो जानता है कि इस दुनिया में सच में इस तरह के खतरनाक शैतान मौजूद है। मैंने 30 सालों तक जंगल में फॉरेस्ट रेंजर का काम किया है और इन 30 सालों में मैंने हमारे यहाँ के 3 अलग अलग बहुत बड़े बड़े जंगलों में काम किया है। अपनी सर्विस के आखिरी सालों में मेरी लुधियाना में एक बहुत बड़े जंगल में पोस्टिंग हुई थी। मैं आपको इस जंगल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर पोस्टेड था। वो जंगल इतना बड़ा था
कि कई किलोमीटर दूर तक भी सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आते थे। वहाँ काम करने वाले पुराने रेंजर्स बताते थे कि ये जंगल हमेशा ही इतने घने हैं। जंगल के कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था, क्योंकि वो पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी। हालांकि उस जंगल में मेरे साथ कभी ऐसी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन वहाँ काम करने वाले पुराने रेंजर्स में अक्सर उस जंगल से जुड़ी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ज़्यादातर कहानियाँ बस बिगफुट जैसे अजीब जानवरों के बारे में होती थी। एक बार जंगल में एक ऐसा एरिया पकड़ा गया जहाँ नशे की बहुत बड़ी खेती होती थी। नशा बनाने के लिए उस गैंग ने वह अपनी लैब तक बनाई हुई थी, लेकिन ये सब बातें मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मेरा मतलब बिगफुट और वेंडिगो की कहानी तो उस जंगल में लगभग हर एक जंगल में मशहूर थी, लेकिन एक कहानी जो मुझे सबसे अलग लगी थी वो थी जंगल के एक रहस्यमय झरने की कहानी। उस झरने को वह बडो स्प्रिंग नाम से बुलाया जाता था। बताते हैं कि बहुत साल पहले जब गोरे लोग लुधियाना में आए हुए थे तो उस जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। ट्राइबल्स ने उस गोरे लोगों को अपने इलाके में आने की मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उनको बडो स्प्रिंग नाम के एक झरने से दूर रहने को कहा गया था। बताते हैं कि वो एक ठंडे पानी का झरना था जिसका पानी ज़मीन में न जाने कहाँ गायब हो जाता था। ट्राइबल्स लोग बताते थे कि वो झरना सीधा नीचे नर्क में जाता है और उस झरने के आसपास बहुत सी सारी शक्तियाँ वास करती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फ्रांस के एक बहुत अमीर आदमी ने वो पूरा जंगल और उसके आसपास के इलाके को खरीद लिया। वो ज़मीन कई सालों तक उस आदमी के पास ही रही और फिर उसकी मौत के बाद उसका बेटा उस ज़मीन का मालिक बन गया। ये आज से करीब 200 साल पहले की बात है। फिर उसने उस ज़मीन पे गन्ने की खेती का बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। वहाँ काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर वहाँ के लोकल ट्राइबल और बाहर से आए काले लोग हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन मजदूरों के बच्चे उस झरने के आसपास के इलाके में गायब होने लगे। लोग बताते थे कि वो बच्चे रात में अपने आप घरों के अंदर से ही गायब हो जाते थे। तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाने के लिए उन ट्राइबल लोगों ने रात में पूजा करना शुरू कर दिया और उन बुरी शक्तियों को शांत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब वहाँ के मालिक को ये सब पता चला तो बहुत गुस्सा में आ गया। वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। बताते हैं कि उनका मालिक धीरे धीरे उन बुरी शक्तियों के वश में आता जा रहा था। धीरे धीरे वो उन लोगों के बहुत जुल्म करने लगा। वो वहाँ के मज़दूरों के साथ साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। फिर एक रात उस मालिक की छोटी बेटी रात में अपने एक दूसरे गोरे पड़ोसी के घर जा पहुँची, जो उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रहता था। जब उनके पड़ोसी ने उस लड़की को देखा तो वो पूरी खून से लथपथ हो रखी थी। लड़की ने बताया कि कबीले के लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया है और उसके सब घर वालों को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया है। उन्होंने उस लड़की को भी एक पेड़ से बांध दिया था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गई। इसके बाद जल्दी से वहाँ मिलिट्री को बुलाया गया। अगले दिन जब मिलिट्री के जवान उनके घर पहुँचे तो देखा कि उनका पूरा बंगला बिल्कुल जल के राख हो चुका था। उस मालिक और उसके घर वालों का भी कोई नामो निशान नहीं था। उस मालिक और उसके घर वालों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ना सिर्फ उनका घर बल्कि आसपास की सारी फसल भी जला दी गई थी। लेकिन मिलिट्री ने एक बहुत अजीब चीज़ वहाँ नोटिस की। वो ये कि कबीले के लोगों ने वहाँ से भागने से पहले ज़मीन के अंदर बने उस बड़े सुराख को, जिसके अंदर उस झरने का पानी गिरता था, उस सुराख को बंद करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह फंसा रखी थी। बताते हैं कि उस मालिक और उसके घर वालों की लाशें भी कभी बरामद नहीं हुई। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस सब के पीछे कबीले के लोगों का हाथ नहीं था, बल्कि उन बुरी शक्तियों का हाथ था जो उस झरने में रहती थी। वो बुरी शक्तियाँ इस बात से बहुत नाराज़ थी कि उसके इलाके में लोग आके बसने लगे हैं। धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूल गए, लेकिन फिर करीब 200 साल बाद वो इलाका बिल्कुल जंगलों से भर चुका था। उस मनुष्य झरने की भी बनी बनाई बातें थी। बहुत से लोगों ने उस झरने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा सके। लेकिन फिर 1980 में वहाँ के एक बहुत बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जंगल के डायरेक्टर से कांटेक्ट किया।
उसने बताया कि उसने सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस झरने की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा ली है और वह खुद जंगल में आके उसके रिसर्च करने की परमिशन चाहता है। जंगल के डायरेक्टर ने उसको जंगल में आकर रिसर्च करने की परमिशन दे दी। महीने बीत गए, वो डायरेक्टर भी इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि वो प्रोफेसर और उसकी वाइफ गायब हो चुके हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि उनके लैंडलाइन फ़ोन से आखिरी फ़ोन जंगल के डायरेक्टर को ही गया था। कई महीने पहले दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो लोकेशन उनके डायरेक्टर ने बताया था उस पूरे इलाके को अच्छे से ढूंढा गया, लेकिन उन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मिलना तो दूर, उनका जंगल में आने तक का कोई निशान नहीं मिला और न ही वो झरना मिला जिसके बारे में उन्होंने बताया था। एक हफ्ते बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया क्योंकि ऐसा कोई भी पक्का प्रूफ नहीं था जो ये साबित कर सके कि वो लोग जंगल में आए भी थे या नहीं। लेकिन वो दोनों आखिर गए कहाँ? वो तो जैसे धरती से अचानक गायब ही हो गए थे। कुछ टाइम बाद इस केस को भी बुला दिया गया, लेकिन फिर 3 साल बाद जंगल में घूमने आए एक कपल को एक पेड़ की टहनी पर एक कैमरा लटका मिला। जिस जगह वो कैमरा मिला था वो जंगल का बहुत अंदर का इलाका था, लेकिन हर 2-3 दिन में कोई ना कोई उस रास्ते से ज़रूर निकलता। लेकिन वो कैमरा आज तक वहाँ किसी को नहीं दिखाई दिया। जिस कपल को वो कैमरा वहाँ मिला था उन्होंने बताया कि वो कैमरा वहाँ ऐसे टंगा हुआ था जैसे किसी ने उसको जानबूझ के वहाँ टांगा हो, जिससे कि लोगों की उस पर नज़र पड़े। पहले तो उनको लगा कि शायद कैंपिंग करने के लिए आए हुए टूरिस्ट ने उसको वहाँ टांग दिया होगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद उनकी कैंपिंग पूरी करके जब वो वापस उसी रास्ते से जाने लगे तो वो कैमरा वही लटका हुआ था। इस बार उन्होंने वो कैमरा वहाँ से उतार लिया और रेंजर्स के ऑफिसर को सौंप दिया। ऑफिसर के लोगों ने सोचा कि वो कैमरा किसी टूरिस्ट का गिर गया होगा, इसलिए उन्होंने उसको उठा के लॉस्ट और फाउंड सेक्शन में रख दिया और इस बारे में भूल गए। लेकिन फिर 2 साल बाद एक दिन जब उस कैमरे की सफाई की जा रही थी तो एक रेंजर ने नोटिस किया कि वो उस कैमरे के अंदर अभी भी रील मौजूद थी। तो उन लोगों ने उसकी फ़ोटो निकलवाने का फ़ैसला किया, लेकिन जब उस कैमरे की फ़ोटो बन के सामने आई तो बहुत हैरान कर देने वाली थी। फोटोग्राफ्स में एक 40-50 साल का आदमी दिखाई दे रहा था, एक छोटी सी पहाड़ी पे खड़ा था। फोटो में वो पुराने ज़माने के कुछ टूटे बर्तनों और चीज़ों को हाथ में उठा के दिखा रहा था जो कि उसको जंगल में मिले थे। लेकिन ये सिर्फ शुरू की कुछ फ़ोटो थी। आगे की ओर फोटो में वो एक झरने की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा था। कुछ फोटोग्राफ्स में तो वो अपने हाथों से उस झरने का पानी पीता दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर आखिरी कुछ फ़ोटो तो और भी ज़्यादा अजीब थी। लास्ट की कुछ फ़ोटो में वो एक बहुत बड़े जले हुए घर के आसपास खड़ा दिखाई दे रहा था। फ़ोटो में वो उस घर की दीवारों पर बने डिज़ाइन को देखने का इशारा कर रहा था। लेकिन लास्ट की कुछ फ़ोटो बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ फ़ोटो को जंगलों की वेबसाइट पे ही डाल दिया गया जिससे कि उस कैमरे के मालिक तक पहुंचा जा सके। बाद में पता चला कि फ़ोटो में दिखाई देने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस के लिए ये केस बहुत अजीब था क्योंकि जिस जंगल में वो कैमरा मिला था उसके 100 किलोमीटर प्रोफेसर, उसकी वाइफ जंगल में कहाँ गए और कहाँ गायब हुए कोई नहीं जानता। ना ही इस बात का कभी कोई सुराग मिला कि वो कैमरा वहाँ किसने टांगा था।